everyone, welcome to my channel. In this video lecture, we will going to start an overview of cell. But before starting new topic, I want to ask you some questions from previous lecture. So today's question is, who gave cell theory? Answer in the comment, who gave cell theory? So you all have to answer this question in the comment box. Now starting our new topic, an overview of cell. So you have earlier observed cell in an onion peel and or human cheek cells under the microscope. आपने कभी ना कभी तो एक्सपेरिमेंट किया ही होगा और आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा ये अनियन पिल को सभी लोगों ने मुझे लगता है देखा होगा अपने माइक्रोस्कोप के नीचे। अपने स्कूल टाइम पे हम ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते हैं। इसमें हम अनियन को लेते हैं, उसके जस्ट एक उसके अंदर जो एक लेयर होती है पतली सी, एक ट्रांसपेरेंट जैसी, उसको पील आउट करके बाहर निकालते हैं। फिर उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं बहुत सारे केमिकल से। उसके बाद उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, कवर स्लिप लगा के स्लाइड बना के एक तरीके से हम देखते हैं। तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि उसके जो अनियन है उसके अंदर वो कितने सारे सेल्स से मिलके बना है। बॉक्स हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप और लाइक रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप के बहुत सारे सेल्स देखने को मिलते हैं हमें एक साथ। तो ये है ना कि हमने ऑब्जर्व किया है होगा ये सेल को, या तो हमने ह्यूमन चिक से लिया होगा वो सेल, या फिर हमने अनियन पील को पील से लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा होगा। सो लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर्स। तो चलिए हम उन सभी स्ट्रक्चर को रिकलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा होता है सेल। द अनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल। जैसे कि हमें पता है अनियन सेल क्या है, एक प्लांट सेल है, क्योंकि अनियन क्या है, एक प्लांट है, प्लांट्स का ही फ्रूट है, मतलब प्लांट सेल है। सो हैव अ डिस्टेंट सेल वॉल। उसके सेल वॉल जो है वो थोड़े अलग होते हैं। एंड इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। तो हमारा जो प्लांट सेल है वो हमें बताया था मैंने पिछले बार भी कि जो प्लांट सेल होता है वो उसके आउटर कवरिंग जो है, सबसे फर्स्ट लेयर जो है आउटर कवरिंग जो उसकी होती है, आउटर मोस्ट लेयर, वो होता है सेल वॉल। उसके अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर क्या देखते हैं, द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक। लेकिन अगर हम ह्यूमन चीक की बात करें तो ह्यूमन चीक मतलब वहाँ पे जो भी सेल्स होंगे प्रेजेंट वो क्या है, वो एनिमल सेल है। तो उसकी जो आउटर लेयर जो होगी ना वो क्या होगी, वो हम देख सकते हैं, वो होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन, ना कि सेल वॉल। फिर इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर एक हमें डेंस सा, एकदम डेंस सा दिखेगा एक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड, उसके ऊपर मतलब मेम्ब्रेन से बना हुआ है, उसके ऊपर मतलब बाहर की मेम्ब्रेन भी है प्रेजेंट उसमें। तो वो जो है हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा न्यूक्लियस। तो क्या कह सकते हैं हम कि जो सेल होता है उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, और जो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है। सो दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोजोम। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम जो होता है विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या करता है कि कंटेन जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, डीएनए हमारा कंटेन करता है। जिन ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, उसमें डीएनए कंटेन करता है। जिस ऑर्गेनिज्म में आरएनए होता है उसका जेनेटिक मटेरियल, तो वो आरएनए कंटेन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, whereas cell that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic। सो इसका मतलब क्या है, जो भी सेल हम उसको दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके जो न्यूक्लियाई होती है उसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसका मेम्ब्रेन के साथ। लेकिन जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके ऊपर उसकी जो न्यूक्लियस होती है उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब प्रॉपर, अगर होता भी है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं ना के बराबर ही होता है वो। तो इसलिए क्योंकि लैक करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ज़्यादातर हम देखने को हमें मिल सकता है प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि किसके एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, यही हमारा ये बैक्टीरिया, सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया हमारा,
मेन तो यही है हमारा जो इसके ऊपर नहीं होती प्रेजेंट। तो प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हमारे हो सकते हैं, इसके अंदर ही आते हैं। और हमारे यूकैरियोटिक के अंदर सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आएंगे। इन बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो हम देख सकते हैं कि बोथ क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में ना सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मतलब पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं होता, वो सेमी फ्लूइड होता है। उसमें थोड़ा सॉलिडिफाइड भी होता है हल्का सा, मतलब जितना ज़्यादा फ्लूइड नहीं होता, जैसे वाटर की तरह फ्लूइड नहीं होता, उसके अंदर कुछ सेमी होता है। वो पूरी तरीके से फ्लूइड भी नहीं होता, पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं होता, दोनों के सॉलिड एंड लिक्विड दोनों के बीच का होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारा इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के मेम्ब्रेन के अंदर पूरा प्रेजेंट होता है, उसी के अंदर सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं सेल के वो प्रेजेंट होते हैं। और इसने क्या कर रखा होता है, पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया होता है, जितने भी खाली स्पेस होंगे ना वहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है ना वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स वो पूरा फिल होगा सेल के। द साइटोप्लाज्म इज द मेन arena of the cellular activities in both the plant and the animal cell। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, सेलुलर एक्टिविटीज़ में। सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितने भी काम है, उसको करवाने के लिए साइटोप्लाज्म का होना प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो जो सेमी फ्लूइड नेचर है ना उसका, वो उसको हेल्प करता है सेल के अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, न्यू न्यू चीज़ सिंथेसिस हो रही हैं उसके अंदर, तो वो सब जो भी एक्टिविटीज़ है ना उसकी मूवमेंट में करने में, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, सेल न्यूक्लियस से सेल में, सेल से न्यूक्लियस में, सेल से बाहर, इन सब कामों के लिए ना साइटोप्लाज्म का होना और उसके सेमी फ्लूइड नेचर का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है वेरियस केमिकल्स रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, केमिकल चेंजेस आते रहते हैं सेल के अंदर, जिससे कि सेल जो है वो लिविंग स्टेट में रह सके। वरना अगर साइटोप्लाज्म उसके अंदर नहीं रहेगा तो सेल क्या हो जाएगा, वो उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब सेल जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, नॉन लिविंग बन जाएगा। सो इसकी लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए साइटोप्लाज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बिसाइड द न्यूक्लियस के अलावा हम देखें तो यूकैरियोटिक सेल में ना अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। कहने का मतलब ये है कि जो सेल जो है उस कंप्लीट सेल, उसके आउटर मतलब उसकी आउटर कवरिंग तो होती ही सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सेल के अंदर जो मिलने वाले को बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनल्स हैं, मतलब जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइक्रो बॉडीज़, वैक्यूल्स, ये सब भी जो होते हैं ना सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनका खुद का मेम्ब्रेन होता है अपना अपना सेपरेट, ठीक है, जो इनको सेल के अंदर सेपरेटली रखता है, उनके इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है सेल के इन्वायरमेंट से, उनके इनसाइड वाले जो इन्वायरमेंट है उनको सेपरेट करने में इनको हेल्प करता है। तो ऑर्गेनल्स जितने भी हैं यूकैरियोटिक में, उनके खुद के मेम्ब्रेन उनके पास प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक जो है लेकिन जो इसमें हम देख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना उनके अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं मिलते, मतलब जिनका अपना खुद का एक मेम्ब्रेन हो ना, वो वाले ऑर्गेनल्स जो भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, सब जो यहाँ पे मिल रहे हैं ना यूकैरियोटिक में, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है इन दो, इसका डिफरेंस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का। और नेक्स्ट आता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं ना, राइबोसोम, वो यूकैरियोटिक में भी मिलते हैं, साथ के साथ प्रोकैरियोटिक में भी मिलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स है, इसका एग्जाम्पल बताएं जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में मिलते हैं। तो इसका आंसर रहेगा राइबोसोम। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles। अब हमें ये देखने को मिलता है कि जो सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये हमने पता कर लिया है, और ये यूकैरियोटिक में भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं। लेकिन इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोसोम जो है अपने सेल के अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ सेल,
क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं प्लांट सेल में, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, और जो है तुम्हारा हम देख सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम सेल के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम उसको कह रहे हैं ना, वो इसी की वजह से कहते हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो रफ इसलिए दिखता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे राइबोसोम उसके ऊपर प्रेजेंट होता है तो उसको रफ नेचर प्रोवाइड करता है, तो मतलब रफ सा दिखता है वो एकदम। इसी वजह से उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स का जो वैसे देखा जाए तो मेन फंक्शन होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में ना वो हेल्प करते हैं राइबोसोम्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन तो दोनों जगह बनना है, प्रोकैरियोटिक में भी प्रोटीन्स बनना है, वरना तो फंक्शन होना मुश्किल हो जाएगा, और यूकैरियोटिक में भी प्रोटीन्स बनना है। इसी वजह से जो राइबोसोम्स है वो यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक दोनों में ही मिलते हैं हमें। Animal cell contain another non-membrane bound organelles called सेंट्रोजोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। तो हमारा जो एनिमल सेल है ना, उसके पास एक और है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं मिलती, बिना मेम्ब्रेन वाला एक ऑर्गेनेल है जिसको कि हम कहते हैं सेंट्रोजोम। जो किस में हेल्प करता है, सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल को डिवाइड होने में हेल्प करता है। जब एक सेल से दूसरी सेल बनती है ना, जैसे कि हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे न्यू सेल बनती है, उसके अंदर जब डिवीजन होता है तो डिवीजन करने में हेल्प कौन करता है, सेंट्रोजोम करता है हेल्प। तो ठीक है, तो एनिमल सेल जो है किस कंटेन ये सेंट्रोजोम्स फॉर सेल डिवीजन। सेल डिफर ग्रेटली। अब हम देख सकते हैं कि जो सेल की साइज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा डिफर करती है। हम देख सकते हैं बहुत डिफरेंट शेप के होते हैं सेल्स, साइज़ के डिफरेंट साइज़ के होते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं डिफरेंट सेल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल माइकोप्लाज्मस जो है ना, स्मॉलेस्ट सेल है। अगर हमें पूछे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मास, ठीक है, सॉरी, आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो इसका जो हम साइज़ देखेंगे ना, तो 0.3 माइक्रोमीटर होती है इसकी लेंथ। और वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, मतलब बैक्टीरिया से भी छोटा होता है माइकोप्लाज्मा सेल, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर तक उसकी साइज हो सकती है। तो लार्जेस्ट सेल जो है ना हमारा, आइसोलेटेड सिंगल सेल इन द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच का जो सेल है वो सबसे लार्जेस्ट सेल के अंडर आता है। अमंग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट, ह्यूमन की जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमारी RBC जो होती है ना, 7.0 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। नर्व सेल्स जो होते हैं आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल के अंदर अगर हम देखें तो हमारा कौन सा आएगा, नर्व सेल आएगा। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन दियर शेप। शेप तो हमें पता ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जैसे कि हम अभी डायग्राम में देखेंगे। दे मे बी डिस्क लाइक, वो डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमनार हो सकते हैं, क्यूबॉइड हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं, इवन इरेगुलर भी होते हैं, मतलब कैसी भी शेप है, इरेगुलर, कोई रेगुलरिटी भी नहीं है इसमें। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो उनके फंक्शन वो कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे इनका साइज जो होता है वो डिसाइडेड होता है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा हमारा RBC का सेल, जो कि क्या है, राउंड एंड बाइकनकेव से शेप है इसका। उसके बाद हमारा WBC शेप देख सकते हैं, WBC का वाइट ब्लड सेल का जो क्या अमोबॉइड है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग है और नैरो शेप है इसकी। ये हमारा हो गया नर्व सेल, जिसको आप देख सकते हो डेंड्राइट से साइड में, इसके बीच में न्यूक्लियस है डेंड्राइट से, जो कि दूसरे सेल को सिग्नल देने के लिए एक दूसरे से जॉइन होते हैं, फिर सिग्नल कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ब्रेन तक लेके जाते हैं। ये ट्रैकिया है जो कि इलोंगेटेड है, क्योंकि इनको ट्रांसपोर्ट करना है वाटर वगैरह का। ये हो गया मेसोफिल सेल, राउंड है एंड ओवल है। सो उनके शेप जो है ना, उनके साइज़ और शेप जो है उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो थैंक यू। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, वरना ये लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।